नमस्कार इंडिया। दोस्तों, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे ये एक अफवाह, ये एक स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि मार्केट लगभग 25% यहाँ से करेक्शन दे सकता है। तो एक तरफ तो इस तरीके की बातें हमको सुनाई दे रही है कि मार्केट यहाँ से 25% करेक्शन दे सकता है। दूसरी तरफ एक और चीज़ हमको पॉलिटिकली सुनाई दे रही है कि इस बार 400 पार, मोदी सरकार इस बार 400 पार। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मोदी सरकार 400 पार, इस बार मोदी सरकार 400 पार, तो मार्केट करेक्ट कैसे होगा? खुशी के मारे, एफआईआई फंडिंग के मारे मार्केट तो 22,600 से 24 तो इलेक्शन के पहले ही आ जाएगा। तो इलेक्शन के बाद अगर 400 पार हुआ तो निफ्टी 30,000 होना चाहिए। तो उसके बदले 25% करेक्शन की बातें हो रही है मार्केट में। तो ये दो अलग अलग एक पहलू है जो मार्केट में फ्लो हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नहीं मतलब उस तरीके का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं कि जो एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप स्टॉक में एंट्री करता है और अगर उसको प्रॉफिट्स मिलते नहीं हैं, वो स्टॉप लॉस पे अगर एग्जिट नहीं होता है तो बेचारे को वो पैसा ब्लॉक हो जाता है और वो अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहता है। ऐसा वाला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं, एक व्यू रखने वाला, एक અભિગમ રખને વાળા, પેલું કહેવાય ને કે એક દૃષ્ટિકોણ રાખવાવાળું લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર કે લાઈક સાચું કે મેં આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે તો એ લોંગ ટર્મ સુધી હું હોલ્ડ કરવાનો છું। એ બાબતના એग्जाम्पल्स उस तरीके के एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा आगे वीडियो में। लेकिन हम ये चीज़ समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। मोदी सरकार इस बार 400 पार, भाजपा का तो कहीं नाम नहीं है, भाजपा ने मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि भाजपा सरकार, सभी जगह यही बोर्ड में पढ़ रहा होगा मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार इस बार 400 पार, ये एक्चुअली है क्या? ये परसेप्शन है क्या? दोस्तों, ये एक्चुअली एक परसेप्शन आपके माइंड में क्रिएट करने के लिए है कि जब आप इलेक्शन के दिन पे वोट करने जाओगे, जब इलेक्शन के दिन पे आप वोट करने जाओगे और गलती से कहीं आपका बटन पप्पू के वोट पे जा रहा होगा तो वहाँ आपको ये चीज़ दिमाग में आएगी कि यार मोदी सरकार ने तो बोला मैं इस बार 400 पार हूँ, तो क्यों मैं अपना वोट वेस्ट करूँ और पप्पू को वोट दूँ। एक्चुअली पप्पू है कि नहीं है वो तो हमको मालूम नहीं है, ये तो ये सोशल मीडिया ने उसकी एक इमेज क्रिएट की है कि वो पप्पू है। बाकी अगर आप वो वोट पप्पू को देना चाहते हो तो उस वक्त आप रुक जाओगे। क्यों रुक जाओगे? क्योंकि परसेप्शन माइंड में क्रिएट किया है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। तो आप सोचोगे यार मैं अपना वोट वेस्ट क्यों करूँ, वाई शुड आई वेस्ट माई वोट गिविंग टू एनी अदर पार्टी। जब मोदी सरकार ही 400 पार है तो लाओन भाई उसी को ही वोट दो। ये एक परसेप्शन, ये परसेप्शन, इसको बोलते हैं आपके माइंड में एक साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है। तो पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए दोस्तों, मार्केट में ये जो मैसेज फ्लो हो रहा है ना कि 25% करेक्शन आएगा, 25% करेक्शन आएगा, ये एक्चुअली है क्या? ये भी एक परसेप्शन है। इसीलिए आपको वो 400 पार वाला परसेप्शन मैंने समझाया, ये भी एक परसेप्शन है। अब होता क्या है? तो होता ये है दोस्तों कि परसेप्शन आपके माइंड में क्रिएट किया जाता है। अब जितने लोग, मार्केट आप देखो 22,000 पे आई निफ्टी, 20,000 से कुत्तों की तरह हम भौंक रहे थे, कुत्तों की तरह हम भौंक रहे थे। टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे हम भौंक रहे थे कि 20,000 से 22,222 ये टारगेट था हमारा। अब देखो 22,222 आ गया। अब फिर हम कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि 24,000 आएगा और इस बार अगर 400 बार हो गया तो 30,000 भी आएगा, सेंसेक्स लाख आएगा। ये हम भौंक रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो परसेप्शन क्रिएट किया है ना कि 25% करेक्शन आएगी, उसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके दिमाग के सारी खिड़कियां खुल जाएंगी और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि चाहे अगर 25% करेक्शन आ भी रहा है, जो कि मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन अगर वो आ भी रहा है तो अगर आपके स्टॉक सिलेक्शंस जो है वो अगर परफेक्ट है तो आपको इस 25% करेक्शन से डरना नहीं चाहिए दोस्तों। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको सजेस्ट करता हूं। जियो फाइनेंस 333, 240 250 में जियो फाइनेंस पड़ा था। कुत्तों की तरह हम लोग भौंके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ये बार बार जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, कुत्तों की तरह हम भौंके, वो इसलिए क्योंकि कुत्ते की तरह भौंकने के बाद में जैसे रोड पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुत्ते के भौंकने पर जैसे रोड पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जो हमारे भी भौंकने पर कोई ध्यान इतना देते नहीं है ज़रा।
लेकिन वो ध्यान नहीं देते तो उसमें नुकसान उनका है, हमारा नुकसान नहीं है। तो लॉस आपको होता है, फायदा आपको नहीं मिलता है। हमको क्या, हम तो पैसा डालते हैं, हम तो पैसा कमाते हैं। तो हुआ यूँ दोस्तों कि 250 रुपये में जब हमने जियो फाइनेंस बोला लेने के लिए, लोगों ने हिचकिचाहट में थोड़ा बहुत लिया। जो समझदार होते हैं, समझदार मेरे जैसे आप जैसे समझदार जो होते हैं, वो मेरी बात मानते हैं, किंग सर की बात मानते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो जियो फाइनेंस में लोगों ने इन्वेस्ट किया, 300 में कुछ एक ने प्रॉफिट बुक किया। अब क्या है कि 333 पे जियो फाइनेंस आके खड़ा हो गया है। अब जब 333 पे जियो फाइनेंस आके खड़ा हुआ है तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें आप क्या सजेस्ट करते हो, न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 100% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो मैं आपको जो अब बोलने जा रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों के जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। कैसे, समझाता। होता यह है कि 333 वाला जियो फाइनेंस अब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं, साइकोलॉजी, मार्केट इज ए गेम ऑफ साइकोलॉजी। सब लोग क्या सोचते हैं दोस्तों कि 240 में पड़ा था, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अब तो 333 चल रहा है, 350 आ गया, अब यार इसमें पैसा डालना थोड़ा थोड़ा रिस्की। और ऊपर से मार्केट में एक मैसेज चल रहा है जो आपके माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इस बार सॉरी इस बार 400 पार वाला नहीं, कौन सा मैसेज है, हाँ 25% करेक्शन आएगा। इस साल दोनों मैसेज टैली नहीं होता है। अगर इस बार 400 पार हो गया मोदी सरकार तो 25% करेक्शन कहाँ से आएगा? हाँ, कहाँ से आएगा 25% करेक्शन? चलो एनीवेज, तो ये जो परसेप्शन आपके माइंड में क्रिएट किया है कि 25% करेक्शन आएगा, अरे तो बेवकूफ़ हो, जरा ये सोचो कि अगर 333 में आपने जियो फाइनेंस लिया और मार्केट ने अगर 25% करेक्शन किया तो गिर के कितना गिरेगा? गिर के कितना गिरेगा? वो फिर 250 पे आएगा। 333 वाला माल कितना आएगा? 250 पे आएगा। अब कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि एकदम काम धंधा नहीं करते लेकिन दिमाग बहुत दौड़ाते हैं, वो बोलेंगे सर तो अगर वो नीचे आएगा तो हम 250 में लेंगे, 333 में क्यों लेंगे? अरे भाई तुमको मालूम है क्या वो नीचे आने वाला है? अगर ये मेरे को मालूम हो तो मैं खुद ना करूँ, तुमको मालूम है क्या वो 250 पे आने वाला है? ये तो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर मार्केट 25% नीचे गिरता है तो जियो फाइनेंस 333 से ज़्यादा नीचे आएगा तो 250 तक आएगा, बराबर। तो आपको वेट करना है तो आप वेट कीजिए। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है मेरे जैसे, वो अपना स्टेक जियो फाइनेंस में 333 पे भी बढ़ाएंगे। क्या बोल रहा हूँ? बढ़ाएंगे, स्टेक अपना बढ़ाएंगे। अब क्यों? तो सर 333 पे लेने पे हमको टारगेट कितना रखना चाहिए? अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2-4 साल पहले जब मार्केट में दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, टाटा था, बीएसएनएल था, वोडाफोन था, आइडिया था। आप बोलोगे आइडिया वोडाफोन तो सेम है। अरे मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, अलग अलग। तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन फिर कौन आया? जियो आया, जियो। और जब जियो आया तो उसने क्या किया? जब जियो आया उसने क्या किया? सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों की क्या कर दी? सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों की क्या कर दी? लंका लगा दी, लंका। अब जियो फाइनेंस आया है तो आप सोचो कि जियो जब टेलीकॉम में आया तो उसने क्या सिचुएशन क्रिएट की? नंबर 1 प्लेयर बन गया। और जियो फाइनेंस अब फाइनेंस सेक्टर में आया है जहां वो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी फाइनेंस सभी चीज़ करने वाला है वो। तो सभी फाइनेंस कंपनियां जो अभी लिस्टेड है उन सब की भविष्य में जियो फाइनेंस, जैसे जियो ने टेलीकॉम में, वैसे जियो फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर में बाकी फाइनेंस कंपनियों की लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लंका लगाएगा ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सोचो कि ये 333 वाला स्टॉक अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भविष्य में 1000 रुपये तक भी जा सकता है, तो आप सोचो कि बजाज फाइनेंस 7000 रुपये वाला स्टॉक है और ये बजाज फाइनेंस का भी बाप बनने जा रहा है। 1000 रुपये का टारगेट कम लगता है कि नहीं लगता है? और अगर 1000 रुपये का टारगेट आपको कम लगता है तो 333 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सोचो, समझो, समझने की कोशिश करो। अब टाटा मोटर्स को ले लो। टाटा मोटर का स्टॉक कितना था? अब 3 रुपया नहीं, 30 रुपया नहीं बे, 300 रुपया था, 300। टाटा मोटर का स्टॉक 300 रुपया था। कुत्ते की तरफ होके हम लोग हर जगह पर, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ले लो, नहीं लिया। कुछ अक्लमंद लोगों ने मुझे बोला अरे डेप्थ बहुत है सर, ये है वो है, 1000 रुपया हो गया। तो आप मुझे बोलोगे कि सर 300 रुपये वाला स्टॉक साला 1000 रुपया हो गया, अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टाटा मोटर जो 1000 रुपये का स्टॉक है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो अगेन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप दोगे। सुन लो कहानी सुनो, फिर आप खुद ही सोचो।
तो जो 300 रुपये का स्टॉक था वो 1000 रुपये पर पहुंच गया। अब टाटा मोटर की तरह इसी इंडस्ट्री का एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है जिसको हम कहते हैं मारुति। ये स्टॉक की प्राइस है 10,000 रुपया। आने वाले महीनों में हुंडई वाला अपना आईपीओ लेके आने वाला है। बाजार में हवा ये है कि हुंडई का जो आईपीओ है वो हुंडई का आईपीओ 25,000 करोड़ का आने वाला है, 25,000 करोड़। और मोटा मोटी जहाँ तक मेरे कानों को खबर पहुँची है तो इसका जो एक स्टॉक का भाव आईपीओ रेट जो निकलेगा वो 2500 प्लस होगा। तो आप सोचो कि मारुति टाटा मोटर का कॉम्पिटिटर है जिसका 10,000 प्लस का रेट है। हुंडई वाला अपना आईपीओ निकालेगा, 2500 रुपये के रेट का आईपीओ रेटिंग होगा, एक स्टॉक का भाव एक का 2500 प्लस, जो भविष्य में हुंडई वाला भी 10,000 तक जा सकता है। इन दोनों के कंपैरिजन में आप सोचो कि टाटा मोटर का जो स्टॉक है वो अभी 1,000 रुपया चल रहा है। तो आप ये डिसाइड करो कि टाटा मोटर में इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करने जैसा है कि नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि आप चलो टाटा मोटर, मैं थोड़ा दयालु टाइप का इंसान हूँ यार, जिसकी गलती हो जाती है माफ़ कर देता हूँ। तो ऐसा है कि टाटा मोटर में जिनकी गलतियाँ हो गई, हमारे इतना भोगने के बाद में भी अगर किसी ने टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया और अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा है वो, तो एक दूसरा देता हूँ मैं। इस बार मैंने परसों टेलीग्राम पे डाला है, टाटा पावर इस बार 500 पार, जय खोड़ियार। तो टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करो। टाटा पावर भी यहाँ से 1,000 रुपया तो हंसते खेलते चला जाएगा। टाइम फ्रेम मत पूछो भैया, टाइम फ्रेम पूछने वाले लोग गलत जगह पर हो। टाइम फ्रेम नहीं होता है। कोई अगर ऐसा लिख के देता हो कि इतने दिनों में इतना यह आएगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा, वो एस्ट्रोलॉजी वो सब नहीं चलता इधर। टाइम फ्रेम मत पूछो। लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टमेंट अगर करना हो टाटा पावर में कर लो। 500 पार, और एक बार 500 पार, 1,000 अपरम पार। टाटा मोटर मेरी तरफ से इस रेट में भी इन्वेस्टमेंट टारगेट, अब 2 रुपया नहीं 2,000। समझाया आपको मैंने मारुति की क्या पोजीशन, हुंडई क्या लेके आया, समझाया आपको। तो टाटा पावर हुआ, टाटा मोटर हुआ। IRD चाहे 140 150 में इन्वेस्टमेंट करो, IREDA जो भी है वो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। और अगर 25% करेक्शन आता भी है मार्केट में तो IRDA यहाँ से 100 रुपया जाएगा, कोई वांदा नहीं है। आपने 200 250 300 तक वेट कर, कोई वांदा नहीं है। जियो फाइनेंस में अगर 333 में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक गिर गिर के मैं बोलता हूँ वर्स्ट कम वर्स्ट, मोदी सरकार को 100 सीटें आई, हार गई, पप्पू प्राइम मिनिस्टर बन गया, वर्स्ट कम वर्स्ट, बेचारा 250 आएगा, 240 आएगा। आपका टारगेट क्या है? जब जियो फाइनेंस वाला ये टारगेट रखा है कि मैं बजाज फाइनेंस का भी बाप बनूंगा, तो आपका तो 1,000 रुपये का टारगेट है। तो 333 से 250 नीचे आया, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको 1,000 रुपये तक जाना है। 70 रुपया नीचे, 700 रुपया ऊपर। अच्छा सोचो यार, साइकोलॉजी सोचो। अभी जामनगर में कैसी रमझट लगी पड़ी है, अपना अंबानी भाइयों की केवी रमझट लागी पड़ी है। दोस्तों, हमारे घर पे जब शादी होती है और मेहमान आते हैं तो उसके साथ में कुत्ते आते हैं, पेट्स आते हैं, मेहमान के पेट्स आते हैं। देखो जामनगर में भी कितने सारे पेट हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। जैसे हमारी शादियों में पेट्स आते हैं, वैसे अंबानी की शादियों में खान के नाम के पेट्स आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मोदी का राइट हैंड है और उस राइट हैंड की कंपनी जियो फाइनेंस है। और 333 पे आप सोच रहे हो मैं लूँ कि नहीं लूँ? ये सब आपको समझाने का कारण मेरा यही है कि आपके दिमाग में जो सवाल है, जो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है तो 25% यहाँ से मार्केट करेक्ट होगा तो साला मैं इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि नहीं करूँ, ये समझाने के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ टिप्स दी है, कुछ साइकोलॉजी समझाई है। थैंक यू। राधे राधे।